क्लास लास्ट लेक्चर के अंदर हम एल्गोरिदम पे बात कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे सूडो कोड पे। सूडो कोड बेसिकली क्या है? एक इनफॉर्मल वे है जिसमें हम किसी भी प्रोग्राम की जो है वो डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करते हैं। और सूडो कोड के अंदर हम किसी भी कोई ख़ास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि ये जो सूडो कोड है एक किसी भी प्रोग्राम की आउटलाइन या रफ आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो सूडो कोड होता है वो किसी भी प्रोग्राम के फ्लो की जो समरी है वो आप डिफाइन करते हो। और इसमें हम जो ज़्यादा जो डिटेल होती हैं उस पर हम बात नहीं कर सकते। जो सूडो कोड है वो चूंकि प्रोग्राम की डिज़ाइन पे फोकस करता है, इसलिए इसको हम सम टाइम प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज यानी कि पीडीएल भी कहा जाता है या हम इसको बोलते हैं। बेसिकली कोई भी प्रोग्राम है उसकी लॉजिक डिफाइन की जाती है। कोई भी प्रोग्राम की लॉजिक का मतलब ये है कि ये इस प्रोग्राम या प्रॉब्लम को हम किस सेंस में, किस वे के साथ, किस मेथड के साथ इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, प्रोग्राम की लॉजिक है। बेसिकली प्रोग्राम की जो लॉजिक है हम तीन तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है आपका सीक्वेंस लॉजिक, सेकंड वन है सिलेक्शन लॉजिक और थर्ड वन है आइट्रेशन या लूपिंग स्ट्रक्चर। कोई भी प्रोग्राम जो है वो जब इन तीन बेसिक स्ट्रक्चर को यूज़ करके डिफ़ाइन किया जाए तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। और एक ऐसी तकनीक जिसमें हम इन्हीं तीन जो है मेथड या स्ट्रक्चर को यूज़ करके प्रोग्रामिंग करें तो उस तकनीक को हम बोलेंगे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर को हम डिसीजन लॉजिक भी बोलते हैं और इसको यूज़ करके हम डिफरेंट किस्म की जो डिसीजन है वो अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। आपका जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है वो तीन तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट वन है इफ़ देन, सेकंड वन है इफ़ देन एल्स और थर्ड वन है केस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ देन स्ट्रक्चर की। इफ़ देन में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ में हम क्या करेंगे, कोई भी जब हमारे पास एक कंडीशन हो तो उस वक़्त हम क्या करेंगे, इफ़ देन स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। मैं सिंपल सी एग्ज़ाम्पल आपके सामने शेयर करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर किसी भी बच्चे के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 33 हैं, देन उसको आपने पास का जो मैसेज है वो शो करवाना है। अब इसमें एक ही हमारे पास कंडीशन है और उसके ट्रू या फॉल्स होने पे हम किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ देन स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। इफ़ सबसे पहले आप इफ़ लिखोगे, देन उसके बाद कंडीशन जो भी है वो लिखोगे और फिर देन THEN देन कीवर्ड यूज़ करेंगे और इसके बाद जो भी स्टेटमेंट जो कि कंडीशन के ट्रू होने पे आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो वो आप लोग सारा का सारा यहाँ पे राइट डाउन करोगे। और एट द एंड इफ़ कीवर्ड आप लोग लगाओगे जो बेसिकली इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे जो है इफ़ की कंडीशन जो है बॉडी की लिमिट जो है या बॉडी का एंड पॉइंट आ चुका हुआ है। तो इस तरह हम अपने सिलेक्शन स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर की। इफ़ देन में हमने बोला था कि इफ़ में इफ़ देन तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई एक कंडीशन हो और उस कंडीशन के ट्रू होने पे सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो वहाँ पे आप इफ़ देन स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स होने पे भी तो आप कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया कि अगर किसी बच्चे के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 33 हैं तो देन आपने मैसेज पास शो करवाना है। लेकिन अगर बच्चे के जो मार्क्स हैं वो लेस दैन 33 हैं तो उसके लिए तो आपने फेल या कुछ और मैसेज शो करवाना है।
तो जो इफ़ देन है वो आपको मैस कंडीशन के फाल्स होने पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, लेकिन इफ़ देन एल्स जो है वो आपको कंडीशन फाल्स होने पे अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप एल्स के बाद जितनी भी स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं जब आपकी कंडीशन फाल्स होगी। जैसे यहाँ पे है इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट और फिर एल्स लिखा हुआ है, फिर स्टेटमेंट और फिर एंड इफ़। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो देन के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और अगर कंडीशन फाल्स होती है तो एल्स के बाद जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होंगी। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे एट अ टाइम दोनों स्टेटमेंट्स यानी कि देन के बाद की स्टेटमेंट और एल्स के बाद की स्टेटमेंट रन नहीं हो सकती। एट अ टाइम एक सेट ऑफ स्टेटमेंट या तो देन के बाद जो आ रही हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, या फिर एल्स के बाद जो आ रही हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। तो इस तरह हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर को, सिलेक्शन लॉजिक को इफ़ देन एल्स की बेस पे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है केस स्ट्रक्चर। केस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब आपके पास एक वैल्यू हो और उसकी मल्टीपल आगे डिफरेंट वैल्यू आपने चेक करनी हो, वहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सिलेक्शन जो लॉजिक है वो डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपसे बयान शेयर करता हूँ कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप यूज़र से कोई ना कोई करैक्टर लेंगे और फिर उसको चेक करना है कि क्या वो जो हैं आपके AEIOU वाले करैक्टर हैं या फिर आपके दूसरे करैक्टर हैं। यानी कि हमने चेक करना है कि ये वावल्स हैं या फिर जो है कॉन्सोनेंट हैं। तो उसके लिए फिर आप केस स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे। केस में क्या आता है, वो आपसे एक वैल्यू लेता है और देन फिर हर एक केस टाइप 1 के अंदर उसकी टाइप, उसकी वैल्यू ऑप्शन जो पॉसिबल वैल्यू है वो डिफाइन की जाती है, और प्रोसेस 1 के अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है वो लिखोगे। इसी तरह केस जो है वो सेकंड वैल्यू जो पॉसिबल हो सकती है वो लिखेंगे, और एट देन सारी के सारे जो हैं पॉसिबल वैल्यू के लिए आप अलग केस बनाते जाओगे, और उसकी बेस पे जो है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट या किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और यहाँ पे भी अगर पॉसिबल वैल्यू जितनी अभी आपने केस बनाए हैं उसमें कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर सकती, तो इसमें डिफ़ॉल्ट का एक जो है कीवर्ड है वो तब एग्जीक्यूट होता है जब आपने ऊपर जितने भी केसेस हैं उनमें जितनी भी वैल्यू मेंशन की हैं वो यूज़र ने पास नहीं की, तो एट द एंड कम से कम डिफ़ॉल्ट वाला जो पोर्शन होगा वो तब एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है आइट्रेशन। आइट्रेशन बेसिकली क्या है, आइट्रेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है या लूपिंग लॉजिक एक ऐसी लॉजिक है जिसमें हम एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं किसी कंडीशन की बेस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लूपिंग स्ट्रक्चर या आइट्रेशन स्ट्रक्चर। लूपिंग स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास दो किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, एक है डू वाइल, एक है रिपीट अनटिल। तो डू वाइल क्या है, डू वाइल का सबसे पहले सिंटैक्स देखें। डू वाइल आपने ये दोनों कंडीशन जो है कीवर्ड लगाने हैं, इसके बाद कंडीशन मेंशन करनी है, और प्रोसेस 1 से प्रोसेस n यानी कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि आपने रिपीट बार बार करवानी है वो लिखना है, और इसके बाद जो है एंड डू का कीवर्ड लगाना है जो कि वाइल की जो एंडिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब तक कंडीशन ट्रू होगी, जो आपने प्रोसेस 1 से लेके प्रोसेस n तक जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होती जाएंगी, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो आप कंडीशन जो है आपका जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपीट की। रिपीट में क्या होता है, रिपीट देन प्रोसेस 1 से प्रोसेस n अनटिल कंडीशन। अब यहाँ पे देखें कि जो कंडीशन है वो बाद में एग्जीक्यूट हो रही है या बाद में मेंशन की गई है, लेकिन डू वाइल में सबसे पहले कंडीशन मेंशन होगी
और इसके बाद जो है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो वो तब एग्जीक्यूट होंगी। अगर तो कंडीशन ट्रू हुई देन सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। लेकिन रिपीट में क्या हो रहा है, कम से कम एक मरतबा आपकी कंडीशन जो है, सॉरी, इंस्ट्रक्शन जो हैं प्रोसेस 1 से प्रोसेस n तक वो एग्जीक्यूट होंगे, और देन कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी देन दोबारा वो प्रोसेस रिपीट करेगा अनटिल जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहती है। जो ही कंडीशन फॉल्स होगी सारे के सारी जो है वो एग्जीक्यूट होना जो है वो आपकी सेट ऑफ स्टेट में एग्जीक्यूट होना ख़त्म कर देंगे। अच्छा, इसमें एक और बात अगर ध्यान से यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिएगा कि जब हम बात करते हैं डू वाइल की, तो डू वाइल में क्या होता है कि कंडीशन फॉल्स होने की बेस पे आपका लूप टर्मिनेट करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिपीट अनटिल की, तो उसमें कंडीशन फॉल्स होने पे आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट कर दिया कि डू वाइल में कंडीशन ट्रू होने पे सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और रिपीट अनटिल में आपकी कंडीशन फॉल्स होने पे प्रोसेस 1 से प्रोसेस n तक जितनी भी स्टेटमेंट आपने लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सूडो कोड। एडवांटेज ऑफ सूडो कोड में सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये क्या है कि आप एक सूडो कोड अगर आपने बनाया तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फ्लो चार्ट के। और किसी भी सूडो कोड को एज़ कम्पेयर टू फ्लो चार्ट मॉडिफाई करना, प्रोग्राम की लॉजिक को अपडेट करना बहुत ज़्यादा जो है वो इजी है। अगर मैं सूडो कोड और फ्लो चार्ट के दरमियान उसको ड्रा करने की और राइट करने की बात करूं, तो सूडो कोड जो है वो बहुत कम टाइम आपका कंज्यूम करेगा, लेकिन जो आपका फ्लो चार्ट है वो ड्रा करते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है उसके ऊपर कंज्यूम करना पड़ता है। और जब हम सूडो कोड की लिमिटेशन की बात करें, तो in case of pseudocode, a graphical representation of program logic is not available. pseudocode के अंदर आपने टेक्स्ट को ही यूज़ करके अपनी लॉजिक को डिफाइन करना है, लेकिन आपको कोई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई भी सिंबल नहीं दिया जाएगा। और सूडोकोड को लिखने के भी कुछ स्टैंडर्ड रूल्स नहीं हैं जिसको आप बोलेंगे कि आप इन स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करें देन आप सूडोकोड लिखेंगे। हर एक जो प्रोग्रामर है उसको उसका अपना वे है कि वो सूडो कोड को किस तरह डिफाइन करता है और किस तरह अपनी जो प्रॉब्लम है जो उसने सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बनाना है उसको कैसे वो किसी को जो है वो डिफाइन करवा सकता है। अगर मैं बिगिनर की बात करूं तो बहुत ज़्यादा ये मुश्किल है कि सूडो कोड को जो यूज़ करके कोई भी बिगिनर कोई भी प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर सके, क्योंकि जो फ़्लो चार्ट है यहाँ पे वो ज़्यादा फेवरेबल दे रहा है। क्योंकि जो फ़्लो चार्ट है